हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं उस व्यक्ति की जिसने 1540 में मुग़ल साम्राज्य को हिंदुस्तान से लगभग उखाड़ फेंका था। दोस्तों, सूरवंश के स्थापक शेर शाह सूरी की कहानी। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से मुग़ल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी और उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं मुग़ल साम्राज्य का दूसरा सुल्तान बनता है। लेकिन दोस्तों, 1540 में हुमायूं का ही शासन था और वो आगरा और दिल्ली के क्षेत्रों में मुग़ल साम्राज्य को संभाल रहा था। लेकिन दूसरी तरफ बिहार और बंगाल के क्षेत्र में एक नया शासक उत्पन्न हो रहा था जिसे शेर शाह सूरी के नाम से जाना गया। बंगाल और बिहार पे शासन करने वाला शेर शाह सूरी, जिसकी नज़र दिल्ली और आगरा के क्षेत्रों पे भी थी, उसने हमला कर दिया 1540 में हुमायूं पे। दोस्तों, 1540 में हुए बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं की सेना के पांव उखड़ गए और हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ा और समाप्त हो गया मुग़ल साम्राज्य कुछ दिनों के लिए हिंदुस्तान की सत्ता से। दोस्तों, शेर शाह सूरी ने आगरा और दिल्ली के जिन क्षेत्रों को जीता था वहाँ स्थापना कर दी सूरवंश की और बना सूरवंश का पहला शासक। तो दोस्तों, ये कहानी थी शेर शाह सूरी की सूरवंश की स्थापना की। तो दोस्तों, 1540 में शेर शाह सूरी ने बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को परास्त कर दिया था। यहाँ हम लोग उसके बारे में विस्तृत विवरण देखेंगे। इसके लिए हम लोग देख लेते हैं उसके प्रारंभिक जीवन की कहानी। तो दोस्तों, शेर शाह सूरी के जन्म के बारे में, उसकी जन्म तिथि के बारे में इतिहास में बहुत सारे मतभेद हैं। तो दोस्तों, उसका जो जन्म तारीख है वो बिल्कुल सत्यापित नहीं मिलती इतिहास में, अलग अलग विवरण मिलता है। इसलिए यहाँ पे हमने जन्म तारीख उसकी मेंशन नहीं की है। तो दोस्तों, शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था और इसके पिता हसन खां उस समय जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम बिहार के जमींदार थे। दोस्तों, जौनपुर राज्य उस समय स्थापित था और सासाराम बिहार से ये जमींदारी करते थे। मतलब सासाराम बिहार के जो शासक थे उनके अंतर्गत ये जौनपुर राज्य के जमींदार थे। दोस्तों, फरीद ने जौनपुर में ही शिक्षा ग्रहण की थी और मध्ययुगीन शासकों में से सबसे शिक्षित और योग्य माना जाता है। मतलब इतना पढ़ा लिखा कोई भी उस समय इतना विद्वान शासक नहीं हुआ बाद में जिसने शेर शाह सूरी के बराबर योग्यता रखी हुई है, शिक्षा ग्रहण की हो। 1497-1418 तक ये 21 वर्षों तक अपने पिता की जागीर की देखभाल करता रहा। मतलब इससे इंटरेस्ट था शासन व्यवस्था में और ये अपने पिता के साथ हमेशा लगा रहा, जागीरदारी को देखता रहा और किस तरीके से जमींदारी चलाई जाती थी। मतलब प्रारंभिक शासन व्यवस्था इसने अपने पिता से सीखी। दोस्तों, फरीद खान दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां के यहाँ नौकरी करने लगा। अब देखिए इसकी शासन व्यवस्था में कितनी वो थी कि जमींदार का बेटा होने के बावजूद इसने एक सूबेदार के यहाँ नौकरी कर ली ताकि वो समझ सके कि किस तरीके से शासन व्यवस्था चलाई जाती है। या छोटे छोटे प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देख के ये एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करने वाला था। एक दूरदृष्टि का शासक हुआ, ये कहा जा सकता है ऐसा। दोस्तों, वहाँ पे इसने एक शेर के हमले से बचाया था बहार खां को और साथ ही उसे मार डाला था, इसलिए बहार खां ने ही उसे शेर खां की उपाधि दी थी। तो यहाँ से फरीद बन जाता है शेर खां और इसी को बाद में आगे परिवर्तित नाम लेते हैं हम लोग, शेर शाह के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है फरीद खां के शेर खां बनने की। दोस्तों, शेर खां कुछ दिनों के लिए बाबर के यहाँ भी नौकरी करता है और ये बाबर के साथ रहता है। और इस दौरान इसने, चूँकि बाबर ने एक मुग़ल साम्राज्य स्थापित किया था और हिंदुस्तान में उस समय सबसे बड़ा साम्राज्य था मुग़ल साम्राज्य, तो इसने वहाँ नौकरी करके सीखा कि किस तरीके से साम्राज्य चलाया जाता है और कैसे एक बेहतरीन शासक और सैनिक संचालक बना जा सकता है। मतलब आप जब सैनिक संगठन को व्यवस्थित करना जान जाते हैं तो स्वाभाविक है शासक होने की आधी प्रक्रिया आप पूरी कर चुके होते हैं। तो शेर शाह सूरी ने बाबर से सीखी थी, या कहें कि बाबर के साथ रह के उसने ये गुण सीखे थे कि किस तरीके से साम्राज्य और सैन्य संचालन किया जाता है।
दोस्तों 1528 में ये बाबर के साथ चंदेरी के युद्ध में भी गया। हालांकि इसने पार्टिसिपेट नहीं किया वहाँ पे, लेकिन ये वहाँ पे गया था। दोस्तों शेरशाह सूरी के हिस्से में निरंतर युद्ध आए। वो एक बहादुर व्यक्ति था और वो अपने पूरे जीवन युद्धों में ही लगा रहा। कोई ही समय रहा होगा जब वो युद्ध में ना गया हो या वो, इसलिए उसने शासन या स्थापत्य कला, निर्माण कला में ज़्यादा कार्य तो नहीं किया, लेकिन क्षेत्र विस्तार में उसने बहुत कार्य किया और बड़े बड़े जो उस समय के शासक थे उनको पराजित कर दिया, उनका क्षेत्र जीता इसने। तो आज ये हम लोग देख लेते हैं शेरशाह सूरी के द्वारा जो सैन्य अभियान किए गए थे प्रमुख। तो यहाँ पे विस्तृत विवरण हम लोगों को देखना है किस तरीके से शेरशाह सूरी ने एक एक करके साम्राज्यों को जीतना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों सबसे पहले 1528 में बंगाल के शासक नुसरत शाह ने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया। इस समय शेरशाह सूरी ने इसे परास्त कर दिया। दोस्तों शेरशाह सूरी की शक्ति को बढ़ता देख के जो दक्षिण बिहार का उस समय शासक था, जिसको सरदार जलाल खां के नाम से जाना जाता था, उसने दक्षिण बिहार ही छोड़ दिया और सत्ता आ गई शेरशाह के हाथों में। मतलब अभी तक शेरशाह के पास सत्ता नहीं थी, वो ऐसे ही काम कर रहा था, भटक रहा था एक तरीके से। लेकिन उसको एक मौका मिला और उसने दक्षिण बिहार पे हुए हमले को कंट्रोल किया, उसको ख़त्म किया, समाप्त किया। और वहाँ के जो शासक थे वो अपने आप अपनी सत्ता छोड़ के चले गए। तो अब वहाँ का शासक बन गया शेरशाह सूरी। तो दोस्तों इस घटना के बाद उसे हजरत आला की उपाधि मिली और फिर वो दक्षिण बिहार से शासन करने लगा। मतलब उसका पहला शासन शुरू होता है दक्षिण बिहार से। 1530 में शेरशाह ने चुनार के किले पर आक्रमण किया, किले पर अधिकार कर लिया और अकूत संपत्ति उसके हिस्से में आई। किलेदार जात खां को उसने मार दिया और उसकी विधवा लाड मलिका से उसने शादी कर ली। अब यहाँ पे वो शासक बन गया था और उसको अपना क्षेत्र विस्तार करना था और वो उसमें लग चुका था। दोस्तों 1532 में शेरशाह अप्रत्यक्ष रूप से महमूद लोदी, हमने वर्णन देखा है इसका कि महमूद लोदी ने किस तरीके से हुमायूं के साथ एक युद्ध लड़ा था। उसमें भी माना जाता है कि शेरशाह का हाथ अप्रत्यक्ष रूप से था। प्रत्यक्ष रूप से तो शेरशाह नहीं लड़ रहा था, लेकिन उसकी निरंतर निगाह थी उस समय के सबसे बड़े साम्राज्य मुग़ल साम्राज्य पे। तो दोस्तों कोई भी अगर मुग़ल साम्राज्य पे हमला करता था तो शेरशाह किसी न किसी रूप में उसके पीछे ज़रूर होता था। तो 1532 में ये मिलता है कि शेरशाह अप्रत्यक्ष रूप से महमूद लोदी के साथ इस युद्ध में था, जिसमें उसने हार प्राप्त की थी। मतलब महमूद लोदी हार गया था हुमायूं की सेना से। दूसरा दोस्तों 1534 आ जाता है, सूरजगढ़ का युद्ध होता है। बंगाल के शासक महमूद शाह था और दक्षिण बिहार पर हमला किया इसने। शेरशाह ने इसे पराजित किया। मतलब बंगाल के शासक महमूद शाह को सूरजगढ़ के युद्ध में शेरशाह ने पराजित कर दिया। 1539 में चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया। इस विजय के बाद शेरशाह ने शेरशाह सुल्तान आदिल की उपाधि ग्रहण की और बंगाल और बिहार का सुल्तान बना। मतलब यहाँ पे उसके हिस्से में अब बंगाल भी आ गया था। अभी तक वो दक्षिण बिहार का शासक था, उसने अपना क्षेत्र विस्तार करके बंगाल तक बढ़ा लिया था। दोस्तों अब आ जाता है वक्त 1540 का, होता है बेलाग्राम का युद्ध हुमायूं के साथ और इसने पासा पलट दिया मुग़ल साम्राज्य का। 1540 में हुए बेलाग्राम के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह ने पराजित कर दिया और मुग़ल साम्राज्य को उखाड़ फेंका हिंदुस्तान की सत्ता से और स्थापना कर दी सूरी वंश की। दोस्तों अब वो सम्राट बन चुका था हिंदुस्तान का, यानी सबसे बड़े साम्राज्य का अधिकारी था शेरशाह सूरी। और अब उसके जो आक्रमण थे एक हिंदुस्तानी सम्राट के तौर पे थे। 1541 में शेरशाह ने उत्तर पश्चिम के गखरों, यानी ये वो ट्राइब्स थी, जनजातियां थी जो मुग़लों से बड़ी वफादार थीं और ये पता था शेरशाह को, क्योंकि बेलग्राम के युद्ध में गखरों ने हुमायूं का साथ भी दिया था और कई बार गखरों ने हुमायूं को बचाया भी था। तो शेरशाह सूरी को ये पता था कि गखर इनके मददगार हैं और आगे भी मदद कर सकते हैं,
तो उनको परास्त करने के लिए 1541 में शेर शाह सूरी ने गद्दी संभालते ही गख्खरों को समाप्त कर दिया। और दोस्तों चूँकि गख्खरों को उसने समाप्त कर दिया था और दोबारा न उठ खड़े हों, इसलिए वहाँ पे उसने अपने सैनिक रखने के लिए रोहतासगढ़ का किला निर्मित कराया था। यानी रोहतासगढ़ का किला शेर शाह सूरी ने बनवाया था, और किस लिए? उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों की हिफाजत करने के लिए। आगे आते हैं दोस्तों, 1541 में ही इसके एक सूबेदार खिज्र खान ने विद्रोह कर दिया। शेर शाह ने स्वयं जाकर उसको दबाया और प्रशासनिक व सैन्य व्यवस्था को पुनर्गठित किया, और इस क्रम में उसने काजी फजीलात को एक पद सृजित किया, अमीर बंगला उस पर नियुक्त किया। मतलब वो असैन्य अधिकारी था, और चूँकि दोबारा विद्रोह ना हो जाए तो उसने सैन्य अधिकारी को नहीं बल्कि असैन्य अधिकारी को एक पद दिया, अमीर बंगला, जो नज़र रखता था कि किसी तरीके से विद्रोह ना हो क्षेत्र में। तो ये कार्य किया इसने। 1542 में मालवा को कादिर शाह से जीत लिया इसने। 1543 में रायसेन को पूरनमल से जीत लिया। दोस्तों पूरनमल को हराया था, लेकिन इसमें शेर शाह सूरी ने बहुत ही चालाकी, धोखा और विश्वासघात का कार्य किया था। और चूँकि एक वीर योद्धा के हिस्से में ये चीज़ें बहुत ही बुरी मानी जाती हैं, इसलिए इस जीत को उस शेर शाह के नाम पे काला धब्बा माना जाता है, गहरा धब्बा माना जाता है, या उसकी आलोचना की जाती है कि उसने जो रायसेन को जीता था वो जीत एक वीर योद्धा की नहीं थी, बल्कि एक कुटिल विश्वासघाती शासक की हो सकती है। शेर शाह ऐसा काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक मजबूत और सशक्त शासक था। तो इसलिए रायसेन की विजय उसकी नकारात्मक भूमिका में देखा जाता है। 1543 में शेर शाह ने मुल्तान पर कब्जा किया। 1544 में मारवाड़ पर विजय प्राप्त की। मारवाड़ के राजपूतों की बहादुरी देखकर शेर शाह ने कहा था, दोस्तों मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो चुका था। यानी राजपूतों से भिड़ तो गए शेर शाह सूरी, लेकिन राजपूत इतने बहादुर थे कि उन्होंने लगभग शेर शाह सूरी को हरा ही दिया था। किसी तरीके से शेर शाह सूरी बच पाए, और बाद में उनको होश आया तो पता चला कि उन्होंने जिस बंजर क्षेत्र पे हमला किया था उसमें हासिल तो कुछ नहीं होने वाला था, लेकिन राजपूत कहीं ना कहीं उनसे उनका इतना बड़ा साम्राज्य छीन सकते थे। यानी राजपूतों से वो हारते हारते बचे थे। तो उन्हें शेर शाह सूरी को जब होश आया तो उसने बोला कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान का साम्राज्य गंवा चुका था लगभग। तो दोस्तों 1545 का वक्त था। कालिंजर के किले पे एक सैन्य अभियान होता है। अंततः इसी अभियान के दौरान बारूद के ढेर में आग लग जाती है, और उसके नज़दीक मौजूद होता है शेर शाह सूरी। दोस्तों इस बारूद में विस्फोट से शेर शाह घायल हो जाता है, और कुछ दिनों बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये थे उसके बहादुरी के किस्से, उसके सैन्य अभियान। एक ऐसा शासक जो अपने बलबूते हिंदुस्तान जैसे बड़े साम्राज्य पे अधिकार कर लेता है और निरंतर अपने क्षेत्र विस्तार में लगा रहता है। अंततः युद्ध क्षेत्र में ही एक दुर्घटनावश वो मारा जाता है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं शेर शाह सूरी के शासन व्यवस्था के बारे में। बहुत कुछ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि शासक बनने के क्रम में ही इसने बहुत सारा अपना समय व्यतीत किया था और क्षेत्र विस्तार में ही लगा रहा था, इसलिए बहुत ज़्यादा इसका कला, शासन, प्रशासन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा वो विवरण नहीं मिलेगा। तो देखते हैं शासन व्यवस्था के बारे में। पंजाब के फौजदार हाकिम हैबत खां को शेर शाह ने मसनद आला की उपाधि प्रदान की थी। हैबत खां से प्रसन्न था, इसलिए इसने मसनद आला की उपाधि उन्हें दी थी। शेर शाह की लगान व्यवस्था दोस्तों रैयतवाड़ी थी, और ये अपने किसानों के लिए उनसे पूछ के टैक्स लगाता था। मतलब अपने किसानों से डिस्कस करके ही टैक्स लगाता था। मतलब न्याय व्यवस्था भी इसकी बेहतर रही होगी। तो दोस्तों शेर शाह की लगान व्यवस्था रैयतवाड़ी थी, और अपने किसानों के साथ ये निर्धारित करता था बैठ के। ऐसा कोई सुल्तान नहीं हुआ था कि जिसने अपने किसानों की इतना ध्यान रखा हो कि उनके साथ बैठ के डिस्कशन किया हो कि किस तरीके से कृषि पे कर लगना है या एग्रीकल्चर टैक्स डिसाइड करना है।
दोस्तों शेरशाह ने दाम नामक तांबे के सिक्के चलवाए, सोने और चांदी के भी सिक्के चलवाए, और इसके द्वारा चलवाए गए जो तांबे के सिक्के थे और चांदी के सिक्के थे उनका रेशियो होता था 64:1 का, मतलब उनके विनिमय दर थी, यानी एक चांदी का सिक्का लगभग तांबे के 64 सिक्कों के बराबर हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, शेरशाह को अकबर का अग्रणी माना जाता है, यानी कहा जाता है कि अकबर ने अपने मुगल सुल्तानों से उतना नहीं सीखा था जितना शेरशाह सूरी से सीखा था, इसलिए शेरशाह को अकबर का अग्रणी माना जाता है। और इतिहास की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण भी है कि शेरशाह अपने दुश्मन से अकबर ने कुछ सीखा था, और शायद यही कारण था कि अकबर आगे चल के महान कहलाता है, कि सीखने का जो मादा था, जो उसके अंदर खूबी थी, वो किसी से भी ग्रहण कर लेता था जो भी उसे बेहतर लगता था। तो शेरशाह से अकबर को काफ़ी कुछ सीखने को मिला था, इसलिए शेरशाह को अकबर का अग्रणी माना जाता है इतिहास की दृष्टि से। दोस्तों, शेरशाह की स्थापत्य कला के हिस्से में आता है कि उसने दिल्ली में किलाए कोहना मस्जिद बनवाई थी, और पुराना किला आज भी पुरानी दिल्ली में मौजूद है, उसका निर्माण करवाया था। अंतिम समय में जैसा कि हम लोगों ने देखा, बारूद के ढेर में आग लगने के कारण शेरशाह सूरी समाप्त हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, और 22 मई 1545 को शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, इसका मकबरा सासाराम बिहार में है, जहाँ से इसने अपना जीवन शुरू किया था। इसके बाद भी सूरवंश कुछ सालों तक बना रहा दोस्तों, उसका भी विवरण हम लोग अगली स्लाइड में देखेंगे, और सूरवंश समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर से मुगल वंश का आधिपत्य हो जाता है हिंदुस्तान पे, फिर उस क्रम में आ जाएंगे हम लोग। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए इतिहास। धन्यवाद दोस्तों।